हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? फटाफट जल्दी से जुड़िए बेटा, जल्दी से जुड़िए और बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको कि नहीं। बच्चों, आज गैसियस स्टेट में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ना है, जो कि नॉर्मली बुक्स में या एनसीईआरटी में आपको कम ही मिलता है। जिस लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे वो तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा बेटा, वो आपको कभी भी नहीं मिलना होता है। ठीक है, सो मेरी आवाज़ आ रही है ना? स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है अबाउट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या होते हैं और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की क्या जरूरत आ पड़ी, इसको आज हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। बच्चों, ये सेक्शन पहले एनसीईआरटी में, अगर आप आज से 4-5 साल पहले देखोगे तो एनसीईआरटी में ये मिसिंग था, एनसीईआरटी में नहीं था। लेकिन हाँ, अब एडिशंस हो गए हैं और ये अब टॉपिक आप बोल सकते हो कि जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ओलंपियाड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेट करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी फंक्शंस यहाँ पे आते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, उसके पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चलते चलते एक प्रॉब्लम दी थी, ये वाली प्रॉब्लम, और इसमें 2 क्वेश्चंस थे। मैंने बोला था कि आप इनके आंसर्स को शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सअप करके बताइएगा। और आपके आंसर्स आए नहीं, किसी ने आंसर किया क्या? चलो, उत्कर्ष, हाँ बेटा, सेकंड का सी बहुत अच्छे। उत्कर्ष मैं बता दूं, सेकंड का सी है। और जो होमवर्क क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है उत्कर्ष, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज ए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज ए। ओहो, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सी था। एक्चुअली ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज ए, फर्स्ट का आंसर इज ए एंड सेकंड, उत्कर्ष आपका आंसर सही है, सेकंड का आंसर सी है। सेकंड का आंसर सही है, फर्स्ट का आंसर इज ए, राइट। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर फर्स्ट वन, राइट। यहां पे मैं बस आपको एक छोटी सी बात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत जबरदस्त लॉजिक है, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस यहां पे एक दिक्कत जो कई बार बच्चों को आती है कि अगर मैं पर ग्राम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, सो ये पर ग्राम काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, पर ग्राम काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, तो उसको आप समझ लो बेटा। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो बेटा, तो एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मोलर, मोलर काइनेटिक एनर्जी का मतलब एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो बेटा, सो मैंने बताया था 3/2 RT। क्या बताया था बच्चे? 3/2 RT। सो दिस इज द मोलर काइनेटिक एनर्जी, ओके, ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल। ना अगर कहीं आपको बोला गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम बताओ, सो मोलर का मतलब है 1 मोल सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी इतनी है। सो पर ग्राम आपको मालूम है कि 1 मोल सब्सटेंस फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो एक्चुअली मोलर मास के बराबर वेट लेना पड़ेगा। सो इफ मोलर मास इज कैपिटल M, देन वी कैन राइट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम। सो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम, आप जो ये मोलर काइनेटिक एनर्जी है 3/2 RT, इसको बच्चे किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से। सो ये आ जाएगा किसमें? पर ग्राम में, पर ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में एक जगह था एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम, अब सपोज कोई सी भी ले लेते हैं, लेट्स से मैं बी वाला पार्ट कर रहा हूं, बी वाला पार्ट, और मुझे इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम निकालनी है। SO2 इज एट 27 डिग्री सेल्सियस और मुझे इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम निकालनी है, वो भी जूल में। सो इसको करते हैं, करके देखते हैं। SO2 इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो मोलर काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ SO2, मोलर काइनेटिक एनर्जी होगा 3/2 R इज 8.314 जूल। अब पीछे शायद कुछ दूसरी वैल्यू दी थी, वो आप ले लेना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। टेम्परेचर केल्विन में बच्चे 300 केल्विन होगा। दिस इज मोलर 1 मोल SO2 के लिए। अब आपको मालूम है कि 1 मोल SO2 हैज अ मास ऑफ 64 ग्राम।
सो इसका मोलर मास 64 ग्राम है। अगर मैं 64 से इसको डिवाइड कर दूं, सो 64 से डिवाइड करने पे दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम फॉर SO2 एट दिस कंडीशन, राइट। सो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम का मतलब है जो मोलर काइनेटिक एनर्जी है 3/2 RT, उसको आप मोलर मास से डिवाइड करोगे, ठीक है। सो ये लास्ट वाले क्वेश्चन में आप मैच कर लीजिएगा बेटा, आ जाएगा, ठीक है। उत्कर्ष, आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम का मतलब क्या होता है, समझ में आया बेटा। अब हो जाएगा, आप फिर से ऑप्शंस मैच करिएगा बेटा, आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, पहला वाला भी हो जाएगा और दूसरा तो आपसे हो ही गया, ठीक है। अभी हम लोग स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इस वाले सेक्शन को बेटा ध्यान से समझना, इस वाले सेक्शन को ध्यान से समझना। सबसे पहले स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्या पड़ी, देखो अगर मैं आपसे बोलूं, चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर सिर्फ मैक्सवेल को क्रेडिट दिया गया है, बोल्ट्जमैन का नाम भूल गया है। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एक्चुअली सारा काम आप बोल सकते हो काफी इन दो लोगों ने किया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। सो एग्जैक्टली है क्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या है, ये इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ये चीज तभी समझ में आएगी जब मैं आपको एक ढंग के एग्जांपल दूं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास कोई गैसियस सैंपल है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई गैसियस सैंपल है तो बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं। अब उन सारे गैस पार्टिकल्स में हर पार्टिकल की स्पीड तो आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, किसी पार्टिकल की स्पीड क्या है ये आप नहीं बता सकते हो, लेकिन हां हम एक काम जरूर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम ये जरूर बता सकते हैं कि इस स्पीड रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। आप समझ रहे हो, जैसे मैं ये बोल सकता हूं, जैसे एक एग्जांपल दो, सपोज एक क्लास है, 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, उन्होंने एक 100 मार्क्स का पेपर दिया, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर दिया। मैं अगर उस क्लास के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करूं तो मैं कुछ ऐसा तैयार करूं, मैं एक मार्क्स की रेंज में, सपोज मैं बोलता हूं 0 से 10 मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट्स से 1, 11 to 20 मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट्स से 5, फिर 21 to 30 मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट्स से 10। सो मैं कर क्या रहा हूं, मैं गिवन मार्क्स की रेंज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा हूं, मैं गिवन मार्क्स की रेंज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा हूं, मतलब मैं उस क्लास के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं। आप समझ लो, वैसा ही स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी भी गैसियस सैंपल में कोई गैस पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर स्पीड के रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन, इसको जो तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक गैसियस सैंपल है और उस गैसियस सैंपल में 100 मीटर पर सेकंड से लेके 110 मीटर पर सेकंड के बीच में लेट्स से 10 टू द पावर 4 पार्टिकल्स हैं, तो ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। हम एग्जैक्टली एक एक पार्टिकल की स्पीड तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हां हम ये डिस्ट्रीब्यूशन जरूर तैयार कर सकते हैं। और ये एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कैसे, कैसे बनता है, क्या इक्वेशंस गवर्न होती हैं, उस पर बहुत सारा काम किया मैक्सवेल ने, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन दोनों ने। और आप बोल सकते हो कि इन्होंने कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, आप बोल सकते हो कुछ स्टैट्स से रिलेटेड चीजें की, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, सो एग्जैक्ट डेरिवेशन में हम लोग नहीं जा सकते हैं इस लेवल पे। इनफैक्ट जब आप हायर स्टडीज करोगे, वो भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, प्योर केमिस्ट्री में, तब शायद आपको ये पढ़ने को मिले, अदरवाइज इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे रिजल्ट्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सुशील गोयल, सर कुड यू प्लीज सजेस्ट अ गुड बुक फॉर थर्मो एंड गैसियस। देखो बेटा, अगर मैं थर्मो की बात करूं, चाहे जेई एडवांस का हो या सुशील ओलंपियाड के लिए अगर स्पेशली बात करें, तो थर्मो के लिए एंजल रीड से बढ़िया कोई बुक नहीं। ENGEL, एंजल रीड, REID, ठीक है, एंजल रीड। लेकिन दिक्कत क्या है ये बेटा, कि अगर आप उसको पढ़ोगे है तो बहुत अच्छा, लेकिन समय जाएगा। अगर आपके पास समय हो, अगर आप 11th या 12th में हैं, सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तो आप तो लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट कवर ही कर रहे हैं बेटा, है ना। लेकिन हाँ, अगर आप 10th में हो और आप सपोज आपके पास समय है, सो आप सुशील देख सकते हो उस बुक को, एंजल रीड को, ठीक है। आप गैसियस भी उसी से देख सकते हो, गैसियस उससे देखोगे, बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस हैं, तो डेरिवेशंस तो आपको नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि अभी इस लेवल पे 11th-12th लेवल पे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो जरूर आप एक बार पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। चल
ठीक है, तो इट हैज ऑलरेडी बीन पॉइंटेड आउट दैट अ गैस इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये सब दुनिया भर की कहानी लिखी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, है ना। ये सब एक दूसरे से कोलिजन होता है, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलिजन होता है। फ्रीक्वेंट कोलिजन के कारण द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स कीप्स ऑन चेंजिंग, वो लगातार चेंज होती रहती है। दस ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस डू नॉट हैव द सेम स्पीड। ऑब्वियसली ये हम लोग परसों पढ़ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि किसी भी गैसीय सैंपल में जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो सेम नहीं रहती है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो 0 से इनफाइनाइट वेरी करती है, मतलब एक बहुत छोटी वैल्यू से लेके एक बहुत बड़ी वैल्यू तक वेरी कर सकती है, हमने ये आपको बताया था। सो दिस इज ऑल दैट स्टफ। Then although it is not possible to find out the speed of individual molecule, जैसा अभी मैंने बात की कि एक एक मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल स्पीड तो हम नहीं पता कर सकते, yet from probability considerations it has become possible to work out distribution. So what I was talking just a while ago about distribution of molecules in different speed intervals, जैसे मैंने बोला 100 से 110 मीटर पर सेकेंड के बीच में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो किसी स्पीड इंटरवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बता सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। The distribution is referred to as the Maxwell-Boltzmann speed distribution in honor of the scientist who developed, and it this is all those things। ये सब तो फालतू चीज है। अब हम आते हैं अपने काम की चीज पे। हम एक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसको कई बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन है, डरावनी लगेगी आपको शुरू में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेटा अगर आपको इस टॉपिक को समझना है, पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, चलिए स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की स्टार्ट करते हैं। चलिए सुशील क्लियर है ना बेटा, कौन सी बुक? ठीक है, ओके। सो let us write that distribution function dn is equal to 4 pi n m by 2 pi rt, m by 2 pi rt par 3 by 2 into e की पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 rt into u square du। so this is the speed distribution function, दिस इज द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो मैंने लिखा है बेटा यही इक्वेशन है जो अपने लिए मेन इक्वेशन है। ई की पावर है, ये एक्सपोनेंशियल है, माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2rt, माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2rt। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। क्या ये आपको दिख रहा है बेटा? क्या ये आपको दिख रहा है ऊपर बोर्ड पे? कैमरा, मुझे लग रहा है शायद आज कैमरा ठीक है, शायद दिख रहा है आपको, दिख रहा है, राइट। चलो अब एग्जैक्टली ये हमने इक्वेशन तो लिख दी, लेकिन इस इक्वेशन में ये जो अलग अलग सिंबल्स हैं इनका मतलब क्या है वो भी हम समझते हैं, सबसे पहले बेटा dn, इसको चेंज कर लेते हैं दूसरे। सो dn इज स्मॉल नंबर ऑफ, प्लीज अब इसको ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स। d का मतलब है स्मॉल, जैसे आप dx को स्मॉल लेंथ या dm को स्मॉल मास, फिजिक्स में होता है ना डिफरेंशियल स्मॉल। तो dn इज स्मॉल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, बिटवीन u टू u प्लस du। u से u प्लस du के बीच में जो थोड़े नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको हम dn से डिनोट कर रहे हैं। ये नहीं आपको दिख रहा है ना, ओहो ये नहीं दिख रहा आपको, सॉरी, ये कलर आपको विजिबल नहीं है, मैं आपको एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। ब्लैक पे बेटर ये दिखता है तो इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं। dn is a small number of gas particles, कौन से गैस पार्टिकल्स? having speed between u to u plus du। u से u प्लस du के बीच में जो थोड़े से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको हम dn बोल रहे हैं। यहां जो कैपिटल N है बेटा, कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स।
कैपिटल M is molar mass of the gas. M is molar mass of the gas. Molar mass of the gas. Of the gas. U स्पीड है बेटा, R गैस कांस्टेंट है, du वो स्मॉल स्पीड रेंज है, और यहां पे कैपिटल T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल. सो दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल. ये फॉर्मूले में ये अलग अलग सिंबल्स का मतलब है. 4 पाई आपको मालूम ही है, R क्या होता है ये आपको मालूम ही है बेटा. सो U से U प्लस du के बीच में जो थोड़े से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको dn बोल रहे हैं. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है बेटा, m यहां पे मोलर मास है. इस इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहे हैं. एक काम करते हैं बेटा, ये वाला n, जो ये n है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं. मतलब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, dn अपॉन n. और कई सारे बच्चे जो मैथ्स में अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं वो इस n से इस n को उड़ा देते हैं. ऐसी गलती आप मत करिएगा. इस n से इस n को उड़ा दोगे क्या? नहीं बेटा, कभी मत उड़ाइएगा इस n से ये n, क्योंकि आप अगर मैं लिखता हूं dx अपॉन x तो x कैंसिल थोड़ी कर दोगे, है ना. dn अपॉन n को मैं क्या लिख सकता हूं? अब ये लिख सकता हूं बेटा 4 पाई m बाई 2 पाई RT की पावर 3/2 इंटू e टू द पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 RT इंटू u स्क्वायर du. सो दिस इज द इक्वेशन. यहां पे पावर में स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर है बेटा. सो दिस इज द इक्वेशन. dn अपॉन n क्या आपको देगा? dn था स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये देता फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स. dn अपॉन n क्या देगा आपको? यहां पे इस इक्वेशन में dn अपॉन n आपको देगा फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स. कैसे गैस पार्टिकल्स? फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u to u plus du. u से u plus du के बीच में जो फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं dn अपॉन n से. पहले ये समझ लो कि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है. जैसे अब इसको ऐसे समझो, मान लो आपकी क्लास है, 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. 100 स्टूडेंट्स ने एक पेपर दिया. मैंने आपसे बोला, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया 10 से 20 मार्क्स के बीच में. ध्यान से सुनना, 100 स्टूडेंट्स टोटल हैं, 10 से 20 मार्क्स के बीच में इफ आई से कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स, 10 से 20 मार्क्स के बीच में देयर आर 5 स्टूडेंट्स. सो कैन यू टेल मी द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 10 to 20 मार्क्स? फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दैट टोटल क्लास विच आर इन बिटवीन 10 to 20 कितने होंगे बेटा? 5/100. क्योंकि 10 से 20 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 100 हैं. सो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट मार्क्स रेंज इज 5/100. आप समझ रहे? और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट आ जाएगा. समझ रहे हैं? 5% हुआ. सो फ्रैक्शन विल बी 0.05. सो dn स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्या देगा? फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स. अच्छा, ये कौन से फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड u से u प्लस du के बीच में होगी? अब आपको लग रहा होगा कि ये है क्या, ये इसको यूज कैसे करेंगे? तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है. एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे ना तो ये बेटर अप्रिशिएट करोगे आप. लेकिन हाँ, इसके पहले चलो बेटा अगले पेज पे चलेंगे. आपको जो भी इसके कंटेंट्स लिखने हो फटाफट लिख लीजिए और मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा. फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड u से u प्लस du के बीच में है, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं dn अपॉन n से. और ऐसे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की जो वैल्यू है वो ये एक्सप्रेशन है, वो ये एक्सप्रेशन है बेटा, वो ये एक्सप्रेशन है. ठीक है, वो ये एक्सप्रेशन. जुगल ने पूछा है कि इज इट हेल्पफुल फॉर जेई एडवांस? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट ये जेई एडवांस के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जेई एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूं मैं. जेई एडवांस के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मैं बता दूं बेटा एनसीईआरटी में भी है, तो ऐसा नहीं कि जेई मेंस में नहीं आ सकता, जेई मेंस में भी आ सकता, जेई मेंस में भी आ सकता. और अब तो आपको मालूम है कि जेई का पेपर एनटीए नहीं ले, जेई बोर्ड आजकल एक नया बोर्ड बना गया है जेई का, तो जेई बोर्ड जेई मेंस का पेपर लेगा. तो अब अगले साल तो जेई मेंस का पेपर कैसा आएगा?
ऐसा जैसा एनटीए बनाता था हल्का फुल्का पेपर वैसा आएगा, कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि जेई बोर्ड अगर पेपर लेगा जेई मेंस का भी, तो जेई का एक लेवल होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्टर्स है आईआईटीज के, वो जो उस बोर्ड के मेंबर्स हैं। सो आपको मालूम है बेटा कि आईआईटी का एक लेवल है, वो एक लेवल का ही पेपर लेंगे, तो ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिखूंगा और नेक्स्ट पेज पे फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो मैंने लिखा dn अपॉन n इज इक्वल टू 4 पाई m बाई 2 पाई RT, m बाई 2 पाई RT की पावर 3/2 इंटू e टू द पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 RT इंटू यू स्क्वायर डी यू। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखा बच्चे। अच्छा एक बात और, आप अगर कुछ बुक्स को रेफर करोगे तो हो सकता है बुक्स में इस वाले एक्सप्रेशन को एक और तरीके से लिखते हैं, वो भी मैं तरीका बता देता हूं। या इसी इक्वेशन को बच्चे, इसी इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, dn अपॉन n इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल m अपॉन 2 पाई kt पावर 3/2 इंटू e टू द पावर माइनस स्मॉल m u स्क्वायर अपॉन 2 kt इंटू यू स्क्वायर डी यू। अब आप मुझे बताओगे कि इस वाले फॉर्मूले में ये जो स्मॉल m है और जो k मैंने लिखा है वो क्या है? स्मॉल m बताओ क्या है? स्मॉल m बताओ। पिछली क्लास का आप याद करो, पिछली क्लास केटीजी में स्मॉल m किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? जल्दी से बताएं बेटा। स्मॉल m उत्कर्ष मॉलिक्यूलर मास को नहीं बेटा, उत्कर्ष ध्यान से समझना। हाँ, मॉलिक्यूलर का मतलब एक पार्टिकल के मास को, बिल्कुल ये जरूर सही है, मोलर मास नहीं है। स्मॉल m इज द मास ऑफ वन गैस पार्टिकल या वन मॉलिक्यूल। एक बात और, जो बच्चे यहां पे हैं, तो मैं ये अवॉइड कर रहा हूं, मैं बार बार गैस पार्टिकल बोल रहा हूं, मैं ये अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि वो गैस पार्टिकल बच्चे मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। आप समझो, अगर ऑक्सीजन गैस का सैंपल है तो जो गैस पार्टिकल होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। तो एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है। लेकिन अगर मैं मान लो आपसे बोलता हूं आर्गन गैस का सैंपल, आर्गन का सैंपल है या हीलियम का सैंपल है, सो आर्गन गैस या हीलियम गैस के सैंपल में जो पार्टिकल होगा, गैस पार्टिकल, वो मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा? सो वो एटम होगा। सो इसीलिए मैं बार बार ये टर्म अवॉइड करता हूं, क्योंकि कई बार कई बुक्स में भी लिखा होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स, लेकिन मैं गैस मॉलिक्यूल्स नहीं बोलता हूं, मैं गैस पार्टिकल्स बोलता हूं, क्योंकि पार्टिकल्स में भी मॉलिक्यूल, गैस पार्टिकल्स में भी मॉलिक्यूल्स एज वेल एज एटम्स। तो यहां पे जो स्मॉल m है बेटा, ये जो स्मॉल m है, दिस इज मास ऑफ वन गैस पार्टिकल, सो कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैपिटल M फिर क्या है? कैपिटल M इज मोलर मास, और मोलर मास आपको मालूम है कि एक पार्टिकल का मास नहीं होता है, बल्कि 6.022 इंटू 1023 पार्टिकल्स का मास होता है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास होता है। अच्छा, यहां पे जो K है बच्चे, वो क्या है? आपको मालूम है कि K और कुछ नहीं बल्कि R/Na है, जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो एक्चुअली दोनों ही, यहां कहीं पे भी आपको R/m दिखे तो आप उसको K/m से रिप्लेस कर सकते हो। R/M जहां कहीं पे भी दिखे, पिछली क्लास से भी आपको क्लियर हो गया होगा, उसको हमेशा ही आप स्मॉल K/m से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये बेटर आप अप्रिशिएट कर पाओ, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यूज रखेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन से सॉल्व करके मैथमेटिकली निकालना दैट इज नॉट पॉसिबल है, लेकिन वो कैलकुलेटर के यूज से बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे इक्वेशन है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ताकि आप समझ में आए कि इस इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है बेटा कि फाइंड फ्रैक्शन ऑफ oxygen molecules having speed between 100 to 100.01 meter per second at
300 केल्विन, एट 300 केल्विन। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि वैल्यूज को यूज कैसे करते हैं और इस इक्वेशन को कैसे इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, देखिए। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन 100 to 100.01 मीटर पर सेकेंड। अब जो ओरिजिनल फॉर्मूला था dn अपॉन n आपको देता है फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स, लेकिन वो किस स्पीड रेंज के लिए, u से u प्लस du के लिए। तो सबसे पहले आप ये जो मैंने लिखा है, मैंने लिखा 100 to 100.01, सो आप इसको u से u प्लस du के फॉर्मेट में ले आओ, u से u प्लस du के फॉर्मेट में ले आओ, क्योंकि हमें इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। सो u प्लस du, u से u प्लस du, तो आप लिखोगे क्या बेटा, ये हो जाएगा u की वैल्यू तो हमें 100 दिख रही, u की वैल्यू तो 100 दिख रही, मैं 100.01 को क्या लिखूंगा, 100 प्लस 0.01। इसका मतलब मुझे ऊपर वाली इक्वेशन में जहां जहां u दिख रहा है वहां वहां 100 सब्स्टिट्यूट करना है, और जहां du दिख रहा है उस du की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0.01, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो u से u प्लस du के लिए है। सो मैं 100 to 100.01 को उस फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं। अब बस कुछ भी नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, याद रखना SI यूनिट्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा dn अपॉन n 4 पाई, m की वैल्यू बताओ क्या रखूं, 32 इंटू 10 की पावर -3। बताओ -3 क्यों लिखा, 10 की पावर -3 क्यों लिखा, ऑक्सीजन है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 इंटू 10 पावर -3 kg, SI यूनिट में यूज कर रहा हूं, SI यूनिट kg अपॉन 2 पाई, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, पावर 3/2 इंटू e टू द पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2RT। तो m की जगह फिर से आएगा 32 इंटू 10 की पावर -3 इंटू u स्क्वायर, u की जगह 100 रखना है, तो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RT, 2R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर है 300। सो दिस इज e की पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू u स्क्वायर का मतलब फिर से मुझे 100 का स्क्वायर इंटू du की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.01। सो आप देख रहे हो कि जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, इस खतरनाक से एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे, तो आपको वो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे जिनकी स्पीड 100 से 100.01 मीटर पर सेकेंड के है, और किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए 300 केल्विन पे, ऑक्सीजन के लिए 300। सो आपने देखा कि बच्चों कैसे हम लोग इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि कैसे इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं? क्या ये बात क्लियर है कि इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे? मेक श्योर कि अगर आपको कभी वैल्यूज रखनी हो तो आप कौन सी वैल्यूज रखोगे, SI यूनिट, है ना, क्या रखेंगे बेटा, SI यूनिट रखेंगे। ठीक है, आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, आप लिख लो अगर कुछ लिख रहे हो इसको, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा। हम फिर से ऊपर वाली इक्वेशन को लिखेंगे, dn अपॉन n इज इक्वल टू, वो पूरी इक्वेशन को फिर से लिखेंगे और एक काम उसमें और करेंगे। एक सेकेंड, ये तो क्वेश्चन आ गया, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने पीछे किया है ना, सेम क्वेश्चन है बेटा अभी जो मैंने पीछे किया, बस यहां पे अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इस क्वेश्चन को करो बेटा। अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है, सो यहां पे अब मुझसे पूछा गया है, अ क्लोज कंटेनर कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27, फाइंड नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन 100 to 100.01। अब मैं इसको करने नहीं जाऊं, पीछे हमने किया हुआ है, लेकिन बस यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स नहीं पूछा है, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है। तो बहुत सिंपल है, पीछे जो रिजल्ट आया था वो इसी क्वेश्चन का था। पीछे जो रिजल्ट आया बेटा ये फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स, पर हमसे फ्रैक्शन नहीं पूछ रहे, हमसे पूछ रहे नंबर बताओ। तो नंबर मतलब dn, तो n की वैल्यू बताओ क्या लिखूं, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या है, 1 मोल है, 1 मोल है। तो अगर 1 मोल सैंपल दिया हुआ तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10.23। इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। फ्रैक्शन तो हमने ऑब्टेन ही कर लिया था, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे जो कि
उस स्पीड रेंज में लाई करते हैं। तो ठीक है, ये एक्चुअल में अगर मैं एग्जैक्टली उस क्वेश्चन को आंसर करूं तो क्या हो जाएगा, उसी क्वेश्चन का आंसर। अगर मुझे यहाँ पे नंबर बताना हो तो ये अगले वाले पेज पे जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली नंबर, यहाँ नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये जो नंबर होगा वो 1 मोल के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, क्योंकि मुझसे बोला गया है, नेक्स्ट पेज से देखो क्वेश्चन ये था, टोटल सैंपल कितना दिया हुआ है, 1 मोल, 1 मोल दिया हुआ है, तो इस कारण से 6.022 इंटू 10⁻23 यही रिजल्ट है। 4π32 इंटू 10⁻³ सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे लिख देना है ताकि आपको ये चीज समझ में आती रहे। इंटू 300 पावर 3/2 इंटू e⁻32 इंटू 10⁻³ 100 का स्क्वायर 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 0.01। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज रख के देखनी थी, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज रख के देखनी बेटा। चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज पे जो आपको बात बताने जा रहा था वो ये है, नेक्स्ट पेज पे बेटा जो बात बताने जा रहे थे वो ये कि कहां गया, हाँ, हम आपको ये बता रहे थे कि अगर मैं इक्वेशन को लिखता हूं dn/n इज इक्वल टू 4π m/2π/RT पावर 3/2 इंटू e⁻⁻mu² इंटू u²du। सो एक काम करो बेटा, इस du को लेफ्ट हैंड साइड पे खींच के ले आओ। तो du को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/du dn/n, और ये वैल्यू हो जाएगी 4π m/2π/RT बार बार लिखोगे तो ये इक्वेशन याद हो जाएगी, 3/2 इंटू e⁻⁻mu²/2RT और u², और हमने du को यहां ले आए हैं तो दाहिनी तरफ से du गायब हो जाएगा। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं बोल रहा हूं fu। क्या मैं बोल रहा हूं, fu। तो एक फंक्शन हो गया fu को मैं लिखूंगा 4π इंटू m/2π/RT की पावर 3/2 इंटू e⁻⁻mu²/2RT इंटू u²। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ fu, और ये जो fu है इसी fu को बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। सो दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fu। ये पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा है बेटा, यही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। सो इसको आप लिखो, और नेक्स्ट पेज पे हम लोग बनाएंगे इससे रिलेटेड ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है जेई के पेपर में, प्लीज इसको नोट करें, आप इसको नोट करें। इसमें कोई प्रॉब्लम, इस वाले क्वेश्चन का आंसर पीछे था बेटा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर पीछे है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये जो पेज पे जो भी लिखा है इसका सॉल्यूशन मत समझ लेना, इसको काट दे रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम पीछे ले चुके हैं, पीछे वाले पेज पे। ठीक है बेटा, अब मुझे बनाना है ग्राफ। ये जो फंक्शन है, जैसे फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो यहां पे भी हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है u में, जैसे fx x में फंक्शन होता है, वैसे ही हमारा ये फंक्शन u में है। u मतलब स्पीड का एक फंक्शन है, और इसीलिए इसको बोलते हैं स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। याद रखना, स्पीड हमने यहाँ पे ले रखी है, यहाँ पे वेलोसिटी, वेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है बेटा, ठीक है। सो fu का हमें अब बनाना है ग्राफ। तो चलेंगे नेक्स्ट पेज पे और देखेंगे कि ग्राफ से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्कर्ष, बिल्कुल, देयर विल बी डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द फंक्शन इन ओलंपियाड। एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं एक क्वेश्चन लाया हूं, काफी साल पहले ओलंपियाड में आया था, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास,
वो क्वेश्चन आगे 3-4 पेज के बाद आएगा, आप समझ जाओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ उत्कर्ष मैं ये बता दूं कि अगर आपको ये इक्वेशन नहीं याद है तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। सो मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन आ चुका है ओलंपियाड में इससे रिलेटेड। चलो नेक्स्ट पेज पे मैं चलूंगा, इसको अब दोबारा FU को मैं लिख रहा हूं। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सवेल्स ग्राफ। यहां पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैक्सवेल ग्राफ की। सबसे पहले समझते हैं बेटा, ये जो मैक्सवेल का ग्राफ है, तो हमारा जो फंक्शन है बच्चे, हमारा जो फंक्शन है बेटा, वो फंक्शन क्या है? हमने फंक्शन लिखा FU, ध्यान रखना FU और कुछ नहीं बल्कि 1/du dn/n है, इसी को हम FU बोल रहे हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई m/2 RT, m/2 RT की पावर 3/2 इंटू ई की पावर -mu² RT इंटू u स्क्वायर। सो दिस इज माई स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन FU। मुझे एक ग्राफ बनाना है जिसमें y एक्सिस पे FU होगा, मुझे एक ग्राफ बनाना है जिसमें y एक्सिस पे FU होगा, FU होगा। FU होने का मतलब है मुझे चाहिए y एक्सिस पे 1/dn इंटू 1/du इंटू dn/n, ये मेरा y एक्सिस है, मतलब जिसको मैं FU बोल रहा हूं, और x एक्सिस पे है स्पीड, x एक्सिस पे है स्पीड u। अब मुझे ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आप समझो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बेटा। अगर आप नोटिस करो तो ये सारा टर्म तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। u को x मान लो थोड़ी देर के लिए, u को x मान लो। सो आपको कुछ ऐसा देखो, एग्जैक्टली तो मैथमेटिक्स में आप प्लॉट करना सीखोगे। सो ये कुछ ऐसा फंक्शन हो जाएगा, u को अगर मैं x मानूं तो थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना, u को मैं x मान रहा हूं, u को मैं क्या मान रहा हूं, x मान रहा हूं, ठीक है बेटा। सो fx इज इक्वल टू, ये तो कुछ कांस्टेंट है बेटा। सो यहाँ पे ये पूरा टर्म क्या है, कुछ कांस्टेंट है। सो लेट दिस कांस्टेंट बी k1, लेट दिस कांस्टेंट बी k1 e की पावर, फिर बच्चे ये वाला भी कुछ टर्म कांस्टेंट है, ये वाला भी कुछ कांस्टेंट e की पावर -k2, और u स्क्वायर को आप लिखोगे x² इंटू x स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर है ना, तो u स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, x²। सो अगर आप गौर करो तो ये जो फंक्शन है fx, ये एक्चुअली दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ध्यान से देखना, अगर आप गौर करो सो यहां पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक तो y इज इक्वल टू x², एक पैराबोलिक फंक्शन, और एक है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। एक है एक्सपोनेंशियली e की पावर -kx², एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक है y इज इक्वल टू x²। ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अब ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के जो ग्राफ होते हैं वो कुछ समय तक इंक्रीज होते हैं और फिर डिक्रीज होते हैं। ये मैथ्स में आप सीखोगे ग्राफ बनाना। अभी तो आप ये मानना कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो सही है। ग्राफ बच्चे स्टार्ट होगा जीरो से, ग्राफ पहले राइज करता है, शुरुआत में पैराबोलिक रहता है, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमा पहुंचेगा और फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करने लगता है। शुरुआत में ये ग्राफ इंक्रीज होगा क्योंकि शुरुआत में ये वाला जो फंक्शन है ये डोमिनेटिंग फंक्शन है, x² वाला फंक्शन एक तरह से डोमिनेटिंग फंक्शन है, तो ये इंक्रीज करता है, एक पॉइंट पे मैक्सिमा पहुंचता है, एक पॉइंट पे मैक्सिमा पहुंचेगा और उसके बाद ये डिक्रीज करने लगता है। और ये कहां जाके मीट करेगा, ये u एक्सिस को कहां जाके मीट करेगा, इनफाइनाइट पे मीट करेगा बेटा। कहां जाके मीट करेगा, इनफाइनाइट पे मीट करेगा। सो इसीलिए मैंने बोला था, जब केटीजी में आपको याद है, जब मैंने बोला था कि स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल किसी भी सैंपल में वैरीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, वैरीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। तो ये रहा 0 से इनफाइनाइट के बीच का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, शुरुआत में इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमा पहुंचता है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा पहुंचेगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा, उस मैक्सिमा के करेस्पॉन्डिंग यहां जो स्पीड होती है, उसी स्पीड को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। याद करो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड याद है आपको, जो मैक्सिमा है उस मैक्सिमा के करेस्पॉन्डिंग जो नीचे स्पीड है, वो स्पीड को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। याद करो, पिछली क्लास मैंने बोला था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स, यूएमपी। और आपने इसका रिजल्ट, आपने इसका फॉर्मूला बताया था, याद है आपको, मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो याद होना चाहिए, √2RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। और अभी डिराइव भी कर लेंगे, और आप मुझे डिराइव करके बताना आपसे डिराइव होता है कि नहीं।
ये मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है उसको यूएमपी बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसको बोलते हैं। लिख लो अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है, यूएमपी इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और इसकी वैल्यू है √2RT/m, √2RT/m, राइट? So this is √2RT/m. So this graph first increases then decreases. This is the speed distribution function graph. ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको भी कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको कोशिश करो। क्या आपको मालूम है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, जैसे चलो अब मैं एक काम करता हूं, मेरे पास इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, है ना, ये fx हमारा y फंक्शन है। सो y इज इक्वल टू k1 e की पावर माइनस k2 x² इंटू x²। आपके पास ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन है मैंने u को x मान लिया है, सो ये फंक्शन है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि मैक्सिमा पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, dy/dx की वैल्यू 0 होती है, आप जरा मुझे बताओ कि अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हो तो जो स्पीड की वैल्यू मिलेगी वो ये मिल पाती है कि नहीं मिल पाती? तो चलो मैं आपको बताता हूं कि कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन आई सपोज कि आपको आता है, प्लीज बताओ आता है कि नहीं आता? डिफरेंशिएशन, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करो, तो शायद आपको मालूम है कि चेन रूल से आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना होता है, आपको मालूम है ना? चलिए मालूम है, तो एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चे। लेट अस डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे अगर ये y वर्सेस x का ग्राफ है, सो इस पॉइंट पे मुझे dy/dx की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमा है और वहां पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, सो dy/dx की वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए 0। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन, तो dy/dx, ध्यान रखना बेटा यहां पे k1, हमारा जो k1 है वो तो ये पूरा कांस्टेंट है, और जो k2 है ध्यान रखना मैंने k2 को माना है m/2RT, m/2RT मेरा k2 है, ये जो k2 है वो और कुछ नहीं बल्कि m/2RT है। चलिए dy/dx फर्स्ट फंक्शन, पहले इसको रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, x² का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होगा 2x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फर्स्ट, सो x² और इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस k2 x² का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस k2 x² इंटू माइनस 2 k2x, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा इस पूरे फंक्शन का। चेक करो क्या मैंने सही लिखा है, चेक करो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बेटा याद रखिएगा अगर आपको साइंस पढ़ना है तो मैथ्स आना जरूरी है, बिना मैथ्स के ये साइंस नहीं चलती है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बिना मैथ्स के नहीं चलती। तो मैथ्स ही वो भाषा है जिससे आप इन चीजों को सीखते हो, बिना मैथ्स के आप, मतलब मैथ्स इज द लैंग्वेज जिससे आप इन चीजों को सीखते हो, क्योंकि अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो फिर ये नहीं सीख सकते बेटा। और ये बहुत सिंपल है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ भयंकर इसमें मैथमेटिक्स कर दी। नाउ द वैल्यू ऑफ dy/dx जो मैंने लिखा है, ये जो बेटा dy/dx मैंने लिखा है, क्या लिखा बच्चे, k1 कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ पे 2x आ रहा है और जो कांस्टेंट है वो देखो 2x e की पावर माइनस k2 x², ये कांस्टेंट है और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 और 2x e की पावर माइनस k2, तो 2x e की पावर माइनस 1 प्लस 1 माइनस k2 x²। चेक करो इसकी वैल्यू मुझे रखनी है 0, क्योंकि मैक्सिमा पे dy/dx की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेना, ये वैल्यू 0, हमने जो चीजें कॉमन थी उनको बाहर खींच के निकाल लिए और बाहर खींचने के बाद मुझे मिलेगा 1 माइनस k2 x², बिल्कुल सही है। अब इस फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए 0, इस फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए 0, तो देखते हैं ये कहां पे 0 होगा। अब अगर मुझे ये चीज 0 चाहिए तो यहां तो आइदर x इज इक्वल टू 0 या तो x 0 होगा, क्योंकि x 0 होते ही ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। e की पावर एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट तब 0 होगा जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो, x की वैल्यू इनफाइनाइट हो, या ये ब्रैकेट 0 हो जाए। ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू इनफाइनाइट हमारा मैक्सिमा नहीं है, ये आपको दिख रहा है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू इनफाइनाइट हमारा मैक्सिमा नहीं है।
हमारा मैक्सिमा नहीं है। सो ऑब्वियसली ये ब्रैकेट को जीरो रखो। जब आप इस ब्रैकेट को जीरो रखोगे तो 1 माइनस k2 एक्स स्क्वायर को जीरो रखोगे और मुझे यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन रूट ऑफ k2 या 1 अपॉन k2 का रूट x की वैल्यू। और याद करो x स्पीड को मैंने लिखा था, x वो स्पीड है जहां पे ये फंक्शन मैक्सिमा हो रहा है, x वो स्पीड है जहां पे ये फंक्शन मैक्सिमा हो रहा है। सो x और कुछ नहीं बल्कि UMP है, x और कुछ नहीं बल्कि UMP है और ये वैल्यू है रूट 1 अपॉन k2 और k2 को क्या मान रखा है आपने, k2 को मान रखा है m अपॉन 2RT। सो 1 अपॉन k2 होगा m अपॉन 2RT, तो 2RT ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा। सो दिस इज हाउ UMP इज डेराइव्ड। UMP का फॉर्मूला रूट 2RT बाई m होता है। ये ऐसे आता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से आता है बेटा, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। और सिर्फ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से UMP नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा, आप U एवरेज भी निकाल सकते हो, URMS भी निकाल सकते हो। U एवरेज का फॉर्मूला जो हमने आपको परसों दिया था और URMS का फॉर्मूला जो मैंने आपको परसों का मतलब डे बिफोर यस्टरडे जो मैंने आपको लेक्चर में दिया था, प्रीवियस लेक्चर में, वो भी यहीं से आप डिराइव कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए ये चीज थोड़ा आसान है, वहां प्रॉपर इंटीग्रेशन, अच्छा वाला इंटीग्रेशन आना चाहिए। सो वहां पे मैं आपको बता जरूर दूंगा कि कैसे, जब आप इंटीग्रेशन सीखना तो आप अप्लाई करके देख लेना कि रिजल्ट आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ UMP इज डेराइव्ड। कोई दिक्कत बेटा इसमें, कोई दिक्कत? सिंपल प्रॉब्लम उसको आएगी जिसको डिफरेंशिएशन थोड़ा कम मालूम है, लेकिन हाँ अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है सो आप ये कर लोगे, आराम से कर लोगे बेटा, ये आराम से कर लोगे, राइट, ये आराम से आप कर लेंगे। चलो मैं ये भी बता देता हूं कि कैसे U एवरेज और कैसे URMS निकालते हैं। एक्चुअली एवरेज और RMS एवरेज निकालने का एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है। सो मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप उसको जब इंटीग्रेशन सीखना तो आप उसको अटेम्प्ट करके देखना और वो रिजल्ट एक्चुअल में आएगा। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे ध्यान रखना बेटा, मैक्सवेल ग्राफ शुरुआत में इंक्रीज करता है, मैक्सिमा पहुंचता है और फिर डिक्रीज करता है। जहां पे मैक्सिमा पहुंचता है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होती है उसको UMP बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या बोलते हैं? UMP बोलते हैं। चल नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अगर अगर आपको फुर्सत मिले और आप इंटीग्रेशन अपने आप को एक्सपर्ट मानते हो, इंटीग्रेशन अच्छा खासा आता है, मुझे तो नहीं आता बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन, बहुत पहले आता था, अब प्रैक्टिस की कमी के कारण वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सो दिस शोज कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो फिर चीजें भूलती जाएंगी। ठीक है, सो मैं ये मान रहा हूं कि आप जब आगे सीखोगे इंटीग्रेशन तो आप इसको देख लोगे कि कैसे करेंगे। सो अगर मुझे एवरेज स्पीड पता करनी हो, एवरेज स्पीड UAV है ना, सो UAV को मैं ऐसे लिखूंगा 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 से इनफाइनाइट तक है। और एक्चुअली ये एवरेज निकालने का तरीका है, एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैं इसमें केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं लिख रहा हूं बेटा, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन 0 से इनफाइनाइट वेरी कर रहा है, सो मैंने यहां 0 से इनफाइनाइट इसको इंटीग्रेट करना, U इंटू FU जो पीछे फंक्शन आया है UFU DU। सो दिस इज U एवरेज। और FU की वैल्यू जो मैंने पीछे लिखी थी, FU की वैल्यू क्या लिखी थी? FU की वैल्यू आप देखो, ये मेरा FU है, ये मेरा FU है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये मेरा FU है 4 पाई m बाई 2 पाई RT पावर 3 बाई 2 m बाई e की पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 RT U स्क्वायर, ये मेरा FU है। ये देखो FU ये लिखा हुआ है, ये मेरा FU है, ये मेरा फंक्शन है। इस फंक्शन को आप आगे उस एवरेज का जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये वाला यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, और जब आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, मैं इंटीग्रेट नहीं करने वाला हूं यहां पे क्योंकि मुझे इस लेवल का इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, वो भी सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं, तो मैं इस चीज को आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। यदि आप मैथ्स अच्छे लेवल पे परस्यू कर रहे हो तो आप इसको इंटीग्रेट करके देखना, और इसकी वैल्यू हाँ ये जरूर मैं बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी इतनी, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी इतनी जो आपने याद कर रखा है। आप रिकॉल करो, आपने इतना ही एवरेज स्पीड याद कर रखा है, आपने यही स्पीड याद कर रखी। और भी मैं बताता हूं, अगर आप स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड की अगर मैं बात करूं,
मीन स्क्वायर स्पीड की अगर मैं बात करूं, मीन स्क्वायर स्पीड मतलब यू स्क्वायर, मीन स्क्वायर स्पीड एक तरह से एवरेज का स्क्वायर है बेटा। एवरेज का मतलब, अच्छा मैथ्स की भाषा में एवरेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एवरेज है, ये एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज है मैथ्स में, शायद आपको मालूम हो, नहीं मालूम होगा तो आगे आपको मालूम चलेगा। और एवरेज स्क्वायर स्पीड मतलब u का स्क्वायर, इसका एवरेज अगर मुझे लेना है तो इसका एवरेज लेने के लिए अब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू इंफिनिटी u के बजाय अब यहां u स्क्वायर एफ यू डी यू, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तब इसकी वैल्यू आएगी 3RT बाई कैपिटल M। और जब दोनों तरफ रूट लोगे, जब दोनों तरफ रूट लोगे, ये तो स्क्वायर की वैल्यू आई है, जब दोनों तरफ रूट लोगे तो URMS, इसका रूट लोगे तो URMS होगा, दिस विल बी इक्वल टू √3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से आप क्या क्या चीजें पता कर सकते हो। अगर आपको मैथ्स आती है तो आप सब कुछ पता कर सकते हो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पीछे हमने डिराइव किया, जो चीजें हमने पता की, जो चीजें हमने लिखी आपको, जो मैंने बताई कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला, ये तो हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन से भी आपको इक्वेशन ये डिराइव करवाया था बेटा, यूआरएमएस का रिजल्ट। लेकिन आप इस काइनेटिक गैस इक्वेशन के बिना भी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ये चीजें पता कर सकते हो, और ये आती उतनी है, ये आती उतनी है बेटा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस मैक्सवेल ग्राफ। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे। किसी को आती है इंटीग्रेशन इस लेवल की? कोई है जो इसको इंटीग्रेट कर पाएगा? जब पढ़िएगा तो फिर जरूर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जब इसको आप पढ़ना, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ना, तो इसको जरूर मैं चाहता हूं कि आप एक बार इंटीग्रेट करके देखो। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके देखिएगा बेटा। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ। ग्राफ की अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो काफी चीजें यहां लिखी हुई, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। पहले आप इस चीज को मत देखो, आपको मैं ऐसे बोल रहा हूं कि सपोज अगर आपको याद हो बेटा, सो मैंने आपको बताया था इधर FU होता है और FU एक्चुअली 1/du dn अपॉन n होता है, dn अपॉन n होता है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इधर u होता है। अब मैं मेरी तरफ फोकस करना और जरा ध्यान से देखना कि हम क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज बेटा मेरे पास यहां पे एक स्पीड है u, लेट्स से मेरे पास यहां पे एक स्पीड है u, और यहां से आगे एक स्पीड है u प्लस du। इसका मतलब ये जो स्पीड गैप है, ये जो स्पीड इंटरवल है वो कितना है, du। मैंने x एक्सिस पे एक स्पीड की वैल्यू ली u, और उसके जस्ट आगे एक थोड़ा सा आगे du इंटरवल के बाद एक वैल्यू ले ली u प्लस du। क्या ले ली, u प्लस du। और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एरिया मैं शेड कर रहा हूं, ये एरिया मैंने शेड किया, ये एरिया मैंने शेड किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये शेडेड एरिया, ये जो ग्राफ का, ये सभी चीजें ग्राफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज नहीं समझ में आएगी तो आपसे जो पूछे जाए, पुराने जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो नहीं होने वाले। ये जो शेडेड एरिया है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर y वर्सेस x का ग्राफ है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर dx में y dx इस एरिया को बताएगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो एरिया है, क्या आपको इतनी नॉलेज है एरिया अंडर कर्व से कि अगर मैं y वर्सेस x का ग्राफ बनाता हूं तो dx लेंथ पे, अगर मैं सपोज आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन है और अगर मैं dx लेंथ ये शेड करता हूं, तो आपको मालूम है कि क्या ये एरिया y dx में लिख सकता हूं कि नहीं? सबसे पहले ये मुझे कंफर्म करो कि क्या मैं एरिया y dx लिख सकता हूं कि नहीं, y dx लिख सकता हूं कि नहीं, इसको कंफर्म करो बेटा। क्या मैं ये एरिया y dx लिख सकता हूं कि नहीं? ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, काइनेमेटिक्स में एरिया जब निकालते हो आप, क्या मैं इस एरिया को y dx लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, है ना, y dx। अब सुनिएगा, y की जगह पे तो ये है, y की जगह पे तो ये है, और dx की जगह पे du है। सो क्या मैं इस छोटे से एरिया को, ये जो छोटा सा एरिया मैंने शेड किया है, ये जो छोटा सा एरिया मैंने शेड किया है, क्या मैं इस छोटे से एरिया को y dx, y की जगह ये है बेटा, सो y की जगह है 1/du इंटू dn अपॉन n,
y मतलब fu, और dx की जगह है du, सो दिस इज y du, y dx। तो ये du से du कैंसिल हुआ, और ये जो छोटा सा एरिया आया, ये जो छोटा सा एरिया dA है, ये और कुछ नहीं बल्कि dn अपॉन n है। ओहो, ये क्या था, dn अपॉन n, और अगर आप याद करो तो dn अपॉन n आपको देता था फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स जिनकी स्पीड u से u प्लस du के बीच में। सो ये जो छोटा सा एरिया मैंने शेड किया है u से u प्लस डी, ये जो शेडेड एरिया है ये आपको किस चीज की वैल्यू देता है, ये आपको फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स देता है जिनकी स्पीड उस रेंज में u से u प्लस डी के बीच में लाई करती है। ये आपको वो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स देता है जिनकी स्पीड u से u प्लस डी के बीच में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो छोटा सा एरिया है ये थोड़ा सा फ्रैक्शन देगा, कौन से फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स जिनकी स्पीड u से u प्लस डी के बीच में है। और अब मेरा सवाल आपसे है कि ठीक है, अगर ये थोड़ा सा फ्रैक्शन, अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, अगर मैं ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के टोटल एरिया की बात करूं, ये टोटल एरिया कितना होगा, ये टोटल एरिया कितना होगा, ये टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया एनक्लोज्ड अंडर दिस कर्व ये कितना होगा, कितना होगा, जल्दी बताओ। टोटल एरिया, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या देगा टोटल एरिया, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये छोटे छोटे फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा, और ये जो थोड़े थोड़े फ्रैक्शंस ऐड करोगे तो जब आप फ्रैक्शन, जब मैं आपसे बोलता हूं कि 10 से 20 मार्क्स के बीच में 0.5 फ्रैक्शन है, 20 से 30 मार्क्स के बीच में 0.1 फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 30 से 40 के बीच में इतने फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो जब आप इन सभी छोटे छोटे फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी फाइनली ऐड करने के बाद वो कितनी आएगी, जल्दी बताओ। इन सभी फ्रैक्शंस को अगर 100 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया और मैं बोलता हूं 0 से 10 मार्क्स के बीच में 0.1 फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, 10 से 20 के बीच में 0.2 फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ये सारे फ्रैक्शन ऐड करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1। कितनी आएगी, 1। 100%। एक्चुअली मैं थोड़े थोड़े परसेंट को ऐड कर रहा हूं, सो फाइनली मेरा परसेंट कितना आएगा, 100%। क्या ये बात नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई ना। अरे आप ऐसे समझो, ये थोड़ा, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है पार्टिकल्स का जो इस स्पीड रेंज में है। तो पूरा, अगर मैं पूरा कवर कर रहा हूं, 0 से इनफाइनाइट एरिया कवर कर रहा हूं, तो ये टोटल फ्रैक्शन है, और टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 ही तो हो सकती है। इन सभी फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो जो टोटल फ्रैक्शंस होगी भाई उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है क्या, 1 ही तो हो सकती है बेटा। अरे हाँ या ना, 1 से ज्यादा होगी क्या, ऐसे नहीं समझ में आया, सिंपल नहीं समझ, मैथ समझ में आती है तो चलो मैथ्स में कर लेते हैं, मैथ्स में कर लेते हैं। ये जो छोटा सा एरिया है ये dn अपॉन n है, तो जो टोटल एरिया होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dA होगा। अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इंटीग्रेशन dn अपॉन n हो जाएगा। अरे हाँ या ना, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब बच्चे कई बार यहां पे इंटीग्रेशन करते हैं dx अपॉन x, नेचुरल लॉग ले आते हैं, नहीं n तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स इन दैट बॉक्स वो चेंज नहीं हो रहा है, वो तो कांस्टेंट है। सो इस n को तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लो, और dn का इंटीग्रेशन क्या होगा, n ही तो आएगा, dn का इंटीग्रेशन n आएगा, और नीचे भी n है, सो दिस इज n बाई n, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। सो जो टोटल एरिया एनक्लोज अंडर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज 1। प्लीज नोट, द टोटल एरिया एनक्लोज अंडर द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज 1। टोटल एरिया एक्चुअली टोटल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है टोटल फ्रैक्शन। तो यहां पे वही सारी बातें हैं कि u1 से u2 के बीच में अगर मैं कोई एरिया शेड करूं तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, u1 से u2 के बीच में फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है वो एरिया, ठीक है। चल, सो दिस इज डन। अगले ग्राफ के इंपॉर्टेंट फीचर की ओर चलते हैं, जो ग्राफ का नेक्स्ट फीचर है उस पर चलते हैं बेटा। ग्राफ का जो नेक्स्ट फीचर है, चले ग्राफ के नेक्स्ट फीचर के, चलते हैं। ग्राफ का जो नेक्स्ट फीचर है
नेक्स्ट पेज पे। अब ये वही एरिया अंडर द कर्व वाला है ना, ये लो स्पीड रेंज में है, ये हाई स्पीड रेंज में है। तो जब भी आप शेड करोगे तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्चुअली में फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ये है कि लो स्पीड रेंज में और हाई स्पीड रेंज में आपको कम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। लो स्पीड रेंज में और हाई स्पीड रेंज में आपको कम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स दिखेंगे। ये कुछ वैसे ही है कि किसी टेस्ट में लो मार्क्स की रेंज में और बहुत हाई मार्क्स के रेंज में फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। ज्यादातर जो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरेज मार्क्स के बीच में होते हैं। ज्यादातर जो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरेज के बीच में होते हैं। फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, एक तरह से यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं। ज्यादातर जो फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं वो न तो बहुत कम स्पीड रखते हैं ना बहुत ज्यादा स्पीड, एक तरह से बीच में कहीं पे ये, क्योंकि देखो ना ये वाला एरिया क्या है ये काफी ज्यादा है, तो ये वाला एक इंटरमीडिएट स्पीड रेंज है, नाइदर टू लो नॉर टू हाई। तो ज्यादातर गैस पार्टिकल्स एक इंटरमीडिएट स्पीड रेंज में रहते हैं, ठीक है। देन दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। अब आपको तीनों वैल्यूज मालूम है बेटा, अगर मैं यहां पे लिखूं, सो दिस इज UMP √2RT/m, राइट। दिस इज U एवरेज √8RT अपॉन पाई m, and this is √8RT upon pi m. This is √3RT upon कैपिटल M, और UMP आपको मालूम ही है √2RT upon कैपिटल M। तो एक्चुअली अगर आप एक ही गैस के लिए तीनों स्पीड कंपेयर करोगे, एक ही गैस के लिए अगर आप ये तीनों स्पीड कंपेयर करते हो तो सबसे ज्यादा URMS है, फिर UAV है और सबसे कम UMP है। और अगर आप इनके रेशियो की बात करो तो इनका जो रेशियो होगा एट सेम टेम्परेचर फॉर द सेम गैस विल बी √3 अपॉन पाई √2। ये रेशियो हो जाएगा फॉर द सेम गैस एट द सेम टेम्परेचर, राइट, फॉर द सेम गैस एट द सेम टेम्परेचर। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये बहुत आसान होता है, सिर्फ बच्चों को वैल्यूज ही एक दूसरे से कंपेयर करना आना चाहिए, ठीक है, ये तो इजी है। हाँ ये देखो आप, मैंने क्या किया है यहां पे, सेम गैस, ये ग्राफ बना है सेम गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, सेम गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। गैस एक ही है तो उसका मोलर मास नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन दो अलग अलग टेम्परेचर पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ इस तरह से होता है, याद रखिएगा, जो कम टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको क्या मिलेगा, ऊंचा मिलेगा, है ना, नैरोवर मिलेगा, नैरोवर। और हायर टेम्परेचर पे ये ब्रॉडर होता जाता है। क्या मैं बोल रहा हूं समझ लो आप, इसको आप समझ लो, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो एक ही गैस है, उसके लिए अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना रहा हूं, सपोज ये 200 केल्विन पे, ये 200 केल्विन पे, उसी गैस के लिए अगर मैं 400 केल्विन पे, तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन नैरो दिखेगा, पतला दिखेगा। अगर उसी गैस के लिए मैं किसी दूसरे टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाता हूं तो कुछ इस तरह से बनता है 400 केल्विन पे। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो मैक्सिमा है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि ये UMP हो भाई, यहां पे देखो ना, ये UMP1 है, ये UMP1 है, कितना होगा √2RT1 अपॉन m, और ये UMP2 है, सॉरी ये UMP1 है, ये UMP2 है, ये कितना होगा √2RT2 अपॉन m। अब चूंकि ये ज्यादा है, देखो ना UMP2, ये सेकंड वाले T2 टेम्परेचर पे ज्यादा है, सो T2 टेम्परेचर पे ज्यादा होने का मतलब है कि T2 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि दाहिनी तरफ स्पीड है, स्पीड राइट साइड पे, तो स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू एक्चुअल में उससे ज्यादा है। तो ऐसा तो तभी होगा जब T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी, है ना। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो राइटवर्ड, मतलब हायर स्पीड की तरफ शिफ्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हायर स्पीड की तरफ शिफ्ट करता है और उसका मैक्सिमा नीचे आ जाता है, उसका मैक्सिमा नीचे आ जाता है। कोई ये बताएगा कि इसके मैक्सिमा को मैंने क्यों नीचे कर दिया, ये देखो जरा, मैक्सिमा पहले तो काफी ऊपर तक गया था, लेकिन अब मैक्सिमा नीचे आ गया। कोई प्लीज ये बताएगा कि ये मैक्सिमा को मैंने नीचे क्यों कर दिया जब टेम्परेचर बढ़ाया। जब मैंने कर्व को ब्रॉड किया, जब उसको फैला दिया, तो इसको नीचे क्यों लाना पड़ा, क्या इसका कोई रीजन आपके पास? वेरी गुड, टू मेंटेन द एरिया इक्वल टू 1, एक्सीलेंट, टू मेंटेन द एरिया इक्वल टू 1, एक्सीलेंट।
जब भी हम ग्राफ को ब्रॉड करेंगे तो मैक्सिमा को नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया इनक्लोज तो हमेशा ही 1 आना चाहिए, एरिया इनक्लोज हमेशा 1 आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। मान लो टेम्परेचर सेम है लेकिन गैस ही अलग अलग हो गई। ये देखिए 3 गैसेस हैं सेम टेम्परेचर पे। अब यहां पे टेम्परेचर सेम है लेकिन 3 गैसेस हैं। एक का मोलर मास m1 है, एक का मोलर मास m2 है, एक का मोलर मास m3। जो लाइटर गैस होगी उसका वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो हल्की गैस होगी उसका स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, क्योंकि हल्की गैस है तो स्पीड ज्यादा होगी। सो हल्की जो गैस होगी, जो लाइटर गैस होगी, उसका स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन राइटवर्ड शिफ्टेड होगा। वैसे बेटा UMP3 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, √2RT अपॉन m3, टेम्परेचर सेम रखा है। UMP2 क्या लिखोगे, √2RT अपॉन m2, और UMP1 क्या लिखोगे, √2RT अपॉन m1। तो आप देख रहे हो कि जो लाइटर गैस है, जो हल्की वाली गैस है, अब इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। ये वाली वैल्यू कब सबसे ज्यादा होगी, जब m3 की वैल्यू सबसे कम हो। सो m3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये तो तब है जब स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहां पे इस तरह से 3 अलग अलग गैसेस के लिए प्लॉट किए, टेम्परेचर सेम रखा है, टेम्परेचर सेम रखा है, ठीक है। तो जो लाइटर गैस होगी ये लाइटेस्ट है, ये इनमें लाइटेस्ट है, सबसे हल्की है, और ये हैवीएस्ट है, ठीक है, ये हैवीएस्ट है, सबसे भारी गैस, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ से रिलेटेड पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है। मेरा आपसे यहां पे एक क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना। यदि 2 गैसेस के ग्राफ एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, यदि 2 गैसेस के ग्राफ एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, मान लीजिए एक गैस का ग्राफ ऐसा बना और दूसरे गैस के लिए भी ग्राफ ऐसा बना, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों गैस के ग्राफ, मैक्सवेल फंक्शन ग्राफ एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप करें। बताइए क्या कंडीशन हो। बताओ भाई फटाफट, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एग्जैक्टली दोनों गैसेस के कर्व एक दूसरे को ओवरलैप करें। उत्कर्ष, आइडियल गैस होनी चाहिए। नहीं बेटा, ये आइडियल गैस तो हम मान ही रहे बेटा, यहां पे जितनी भी गैस के लिए हम पढ़ रहे हैं ये सब आइडियल गैस मान रहे बच्चे। चलो मैं आपको बताता हूं, आपको नहीं लगता कि अगर 2 गैसेस के ग्राफ ओवरलैप कर रहे हैं, सो एक्चुअली T1 अपॉन M1 की वैल्यू T2 अपॉन M2 के बराबर होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये रेशियो दोनों गैसेस के लिए सेम होना चाहिए। यदि 2 गैसेस के ग्राफ मैक्सवेल फंक्शन एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं, सो T1 अपॉन M1 की वैल्यू T2 अपॉन M2 के बराबर, या M1 अपॉन T1 M2 अपॉन T2 के बराबर। पहले आपको बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं। आप इसको ऐसे देख लो ना कि दोनों गैसेस का UMP एग्जैक्टली मैच हो रहा है, दोनों गैसेस का UMP एग्जैक्टली मैच हो रहा है। UMP मैच होने का मतलब क्या है कि √2R T1 अपॉन M1 की वैल्यू √2R T2 अपॉन M2 के बराबर है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। उत्कर्ष बेटा, ये जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। तो ये वही कहानी लिखी हुई, इफेक्ट ऑफ M and T आर अपोजिट। हाँ, ये सिंगल डायमेंशन, अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखा वो क्या है, सिंगल डायमेंशन में। कहां पे है बेटा, सिंगल डायमेंशन में, मल्टीपल मतलब तीनों डायमेंशंस में, एक्स वाई जेड के अलोंग, सभी के अलोंग स्पीड है। लेकिन अगर मैं सिंगल डायमेंशन की बात करूं, अगर मैं सिंगल डायमेंशन में स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, सो सिंगल डायमेंशन, सपोज हमारा पार्टिकल जो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। मान लो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। सो वो पॉजिटिव एक्स के अलोंग भी मूव कर सकते हैं, नेगेटिव एक्स के अलोंग भी मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के अलोंग मूव कर सकते हैं। अगर सिंगल डायमेंशन के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें, अगर मैं सिंगल डायमेंशन के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करूं, सिंगल डायमेंशन, सो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, मान लो सपोज लेट्स से एक्स एक्सिस के अलोंग मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स से एक्स एक्सिस के अलोंग मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो
सॉरी, तो मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा एफ ऑफ यू एक्स। अब ध्यान रखना, पहले एफ यू लिखा था लेकिन अब सिर्फ सिंगल डायमेंशन के अलॉन्ग है, तो एफ ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू एम बाई 2 पाई आर टी पार 3/2 नहीं होता, अब 1/2 होता है, इनटू ई की पार माइनस एम यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आर टी। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग सिंगल डायमेंशन, लेट्स से एक्स डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन के अलोंग मान लीजिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलोंग, अब बिना किसी प्रूफ में जरा ये रिजल्ट देखो, जरा ये ग्राफ को देखो आप। ये ग्राफ में भी फिर से वही आपको मिलेगा कि हायर टेम्परेचर पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखो, सिंगल डायमेंशन में भी अगर आप हायर टेम्परेचर देखोगे, ये वाला जो कर्व है बच्चे, ये वाला कर्व, ये वाला जो कर्व है, ये वाला ये 1000 केल्विन पे है। किस पे है? 1000 केल्विन पे। तो इसका आपको ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, देखो ब्रॉडर, चौड़ा है। और ये वाला जो ग्राफ है, रेड वाला ग्राफ है, वो आपका 298 केल्विन पे दिख रहा है, ये वाला, ये नैरोवर डिस्ट्रीब्यूशन है। सो हाई टेम्परेचर पे जैसा आपको पहले बताया था कि ग्राफ फैल जाता है और उसका मैक्सिमा नीचे आ जाता है, जबकि लो टेम्परेचर पे ग्राफ पतला होता है और मैक्सिमा ऊपर होता है। वही चीज यहाँ पे आपने ऑब्जर्व की, आर्गन के लिए ग्राफ बना हुआ है, ये आर्गन के लिए ग्राफ बना हुआ। अब अगर आप गौर करो तो यहाँ 0 से इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो यहाँ पे स्पीड नहीं बल्कि एक्चुअली हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड में अंतर मालूम है आपको, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। सो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, चलो एवरेज मैं लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी सिंगल डायरेक्शन में, एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी आएगा बेटा यहाँ पे v एवरेज कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस दोनों ही तरफ है। सो एवरेज इज 0, एवरेज कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ, एवरेज जो आरएमएस वेलोसिटी आएगा, सो एवरेज आरएमएस स्पीड जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आएगी, मतलब जो वी आरएमएस होगा, अगर मैं सिंगल डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये आ जाता है रूट RT/m। सिंगल डायरेक्शन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अभी तक किसी ओलंपियाड में पूछा नहीं गया है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स ऑब्वियसली उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है आप लिख लोगे तो अच्छा होगा। वी आरएमएस की वैल्यू ध्यान रखना रूट RT/m होती है, 3RT/m नहीं होती है। जब सिंगल सपोज एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग में बात कर रहा हूं, सो ये RT/m आएगी रूट के अंदर, जबकि जब हम लोग पहले बात कर रहे थे नॉर्मली जब सिस्टम मूव कर रहा था, जब हमारा एक्स वाई जेड के अलॉन्ग, तीनों के अलॉन्ग स्पीड थी, सो दैट वाज रूट 3RT/m, बट दिस टाइम दिस इज रूट RT/m। एवरेज स्पीड क्यों, एवरेज वेलोसिटी क्यों 0 आ रही, आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो इस पे हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, सो लेट दिस बी लाइक दिस ओनली, इतना सफिशिएंट है एक्चुअली, ठीक है। इसका अगर आप प्रूफ, जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इसका प्रूफ क्या है, सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको प्रूफ करना है, सो आरएमएस के लिए आप क्या करोगे, आरएमएस के लिए आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी। अब यहां 0 टू इंफिनिटी नहीं, यहां इंटीग्रेशन आप करोगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी के लिए ग्राफ है बेटा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और आपका ये जो फंक्शन है इसमें Vx ही कर लो बेटा, ये ज्यादा बेटर है, Vx कर लो ताकि आपको ये क्लियर रहे कि ये स्पीड नहीं बल्कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। सो दिस इज f Vx इंटू Vx, ठीक है, dx, ठीक, सॉरी dVx, ओहो dVx, पर इस मैथ्स में नहीं जाना है आपको, सिर्फ लिख लीजिए, ये किसी को डराने के काम आएगा और कुछ नहीं है। सो जब इसका रूट लोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ये हमें काम का नहीं। अब बात करते हैं उत्कर्ष, जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्वेश्चन इस पे आने के लिए क्या इक्वेशन याद रखना जरूरी है। सो चलिए इक्वेशन मैं आपको बताता हूं जो बहुत पहले आपसे पूछा गया था, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन UMP plus F into UMP. So this is 2, okay? Between UMP to UMP plus F into UMP, where F is a very small unitless multiplying factor. Question आपसे ये है
कि आपको बताना है फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स, आपको बताना है फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स। कैसे फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स? जिनकी स्पीड यूएमपी से यूएमपी प्लस एफ इंटू यूएमपी के बीच में। सो फ्रैक्शन आपको बताना है फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स जिनकी स्पीड यूएमपी टू यूएमपी प्लस एफ इंटू यूएमपी के बीच में है। अब यहां पे जो एफ है दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एफ बहुत स्मॉल मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इस क्वेश्चन को मैं आपको करके बताता हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और ले रखा है, वो आप बताओगे कि कैसे होगा। ठीक है, अब मैं याद करूंगा मेरे पास रिजल्ट क्या था। मेरे पास रिजल्ट था dn अपॉन n, ये होता था फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स, ये होता था 4 पाई m बाई 2 पाई आर टी, m बाई 2 पाई आर टी पावर 3 बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू यू स्क्वायर डी यू। ये मुझे देता था फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स, ये एक्सप्रेशन मुझे देता था, ये एक्सप्रेशन मुझे देता था फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स जिनकी स्पीड u से u प्लस डी यू के बीच में है, u से u प्लस डी यू के बीच में है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें u और u प्लस डी यू नहीं है। मुझसे बोला गया यूएमपी से यूएमपी प्लस एफ इंटू यूएमपी के बीच में फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स पता करो। तो इस एक्सप्रेशन में जहां कहीं पे भी u है, मैं u को रिप्लेस करूंगा ump से। मैं जहां कहीं पे भी u है, u को रिप्लेस करूंगा ump से, u को रिप्लेस करूंगा ump से, और du को रिप्लेस करूंगा f इंटू ump से। du को किससे रिप्लेस करेंगे? f इंटू ump से। चलिए करते हैं, याद रखिएगा हमें क्या रिप्लेस करना है, u को रिप्लेस करना है ump से, और आपको याद होना चाहिए ump होता है √2 RT बाई m, और du को रिप्लेस करेंगे f इंटू यूएमपी से जो कि होता है f इंटू √2 RT बाई m। ठीक है, चलिए ये रिप्लेस करते हैं, ये चीजें इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मुझे फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स पता चलेगा। तो क्या पता चलेगा? dn अपॉन n इज इक्वल टू 4 पाई m बाई 2 पाई आर टी, m बाई 2 पाई आर टी पार 3 बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस m बाई 2 आर टी इंटू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर की जगह हमें यूएमपी का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर रखना है, इसका स्क्वायर आएगा 2 RT बाई एम, 2 RT बाई एम इंटू यू स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, मतलब 2 RT बाई एम, 2 RT बाई एम, ये 2 है 2 RT बाई एम इंटू डी का मतलब रखना पड़ेगा f इंटू डी का मतलब रखना पड़ेगा f इंटू अंडर रूट 2 RT बाई एम, f इंटू अंडर रूट 2 RT बाई एम। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, अब बहुत सिंपल हो गया, ये देखो m से m गया, 2RT से 2RT गया। सो यहां पे एक्सप्रेशन मिल रहा है 4 पाई m बाई 2 पाई RT पार 3 बाई 2 इंटू ई की पावर -1 इंटू ये 2 RT बाई एम की पावर 1 है और ये पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा 2 RT बाई एम की पावर 3 बाई 2 इंटू एफ। अब जरा देखो ध्यान से देखना बेटा, यहां पाई की पावर 3 बाई 2 को बाहर खींच के बाहर करो, इस पाई की पावर 3 बाई 2 को, तो ये आएगा 4 पाई अपॉन पाई की पावर 3 बाई 2 इंटू एम बाई 2 RT। यहां से हमने पाई की पावर 3 बाई 2 को बाहर खींच लिया, 3 बाई 2 इंटू ये वाला 2 RT बाई एम की पावर 3 बाई 2 इंटू ई की पावर -1 इंटू एफ। बहुत इजी, एम 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 सब खत्म। ये पाई को नीचे ले आओ, सो आपको मिलेगा dn अपॉन n इज इक्वल टू 4f अपॉन e रूट पाई, 4f अपॉन e रूट पाई। ये रिजल्ट आ गया। कितना सिंपल सा रिजल्ट आया, लेकिन हाँ इक्वेशन आपको याद होनी थी और उसमें कैसे प्रोसीड करेंगे ये मालूम। सो 4f अपॉन e रूट पाई इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कैसे फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं? जिनकी स्पीड यूएमपी से यूएमपी प्लस एफ इंटू यूएमपी के बीच में। सो 4f अपॉन ई रूट पाई ये है फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स, फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स, फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन यूएमपी टू यूएमपी प्लस एफ इंटू यूएमपी, राइट? ये आया, ठीक है, ये आया बेटा। उत्कर्ष यही बुक पढ़ो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है,
जो मैंने अभी बात की, जो अभी पहले बोला, आप एंजल रीड को पढ़ो, आप यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, उत्कर्ष बहुत सारी बुक्स हैं बेटा, रेमंड चैंग की पढ़ सकते हो, रेमंड चैंग की पढ़ सकते हो बुक, है ना, ओलंपियाड के लिए। एंजल रीड पढ़ सकते हो बच्चे, रेमंड चैंग पढ़ सकते हो, यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, है ना। आप नेट पे सर्च करोगे आपको इनकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगी बेटा, पीडीएफ कॉपीज अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ कॉपीज इनकी अवेलेबल है, ठीक है। So this is all about speed distribution function 4f upon e root pi fraction of gas particles हो गया, fraction of gas particles हो गया। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, उसको करने की कोशिश करें। कहां गया, हाँ ये रहा क्वेश्चन। अरे यार आंसर तो पहले ही लिख दिया, चलो आंसर हटाओ। At a certain temperature, UMP of a gas is 200 meter per second. UMP of gas is 200 meter per second. Find fraction of gas particles having speed between 200 to 202. 200 to 202 मीटर पर सेकेंड के बीच में फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स पता कर, और यूएमपी की वैल्यू दे रखी है। और अभी हमने एक रिजल्ट पता किया 4f अपॉन ई रूट पाई, ये वो फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स थे जिनकी स्पीड यूएमपी से यूएमपी प्लस एफ इंटू यूएमपी के बीच में थी। आप याद करो, अभी हमने रिजल्ट पता किया था 4f अपॉन ई रूट पाई, ये फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स थे, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स, जिनकी स्पीड हैविंग स्पीड बिटवीन UMP टू UMP प्लस F इंटू UMP। अब है क्या, एक काम करो, इस चीज को इस फॉर्मेट में ले आओ, ये तो हमें UMP दिया हुआ है, ये हमें UMP, इसको मैं लिख रहा हूं 200 प्लस 2, तो ये हो गया UMP से UMP प्लस ये हो जाएगा F इंटू UMP। इसका मतलब है कि UMP की वैल्यू अगर 200 है 200, तो F इंटू UMP की वैल्यू हो जाएगी 2, और UMP 2 है 200 है, सो F की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 200, सो दिस इज 0.01, और मेरा आंसर हो जाएगा 4 इंटू F की जगह 0.01 अपॉन ई रूट पाई 4f अपॉन ई रूट पाई। सो दिस इज माई आंसर, जो कि वहां पे ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये आंसर हो गया बेटा। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें जो भी ग्राफ से रिलेटेड पॉइंट्स बताए थे बेटा वो याद रखिएगा, टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, ये भी याद रखिएगा। इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है। चलो बच्चे, आज की क्लास खत्म करूंगा मैं यहीं पे। थैंक यू सो मच।